जी, एक कयास ये भी सिद्धार्थ जी, ये भी आज सुबह सुबह से सुनाई, मतलब आज क्या कल से ही ये बात चर्चा में है और आज बहुत ज़्यादा ज़ोरों पर है कि एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ दिल्ली में थे और कैबिनेट विस्तार, दोनों कैबिनेट, राज्य कैबिनेट भी और केंद्र कैबिनेट की बात भी चल रही थी, तो उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के बंटवारे की बात भी चल रही थी। तो हम लोग इसलिए इस प्रोग्राम को जो कर रहे हैं बेसिकली बेस्ड ऑन यूपी को बांटेंगे और योगी को छांटेंगे की जो बात हम कर रहे हैं। जब यूपी को बांटेंगे तो ये बिल्कुल सही है कि योगी को छांटेंगे, तो योगी को छांट के जो भी आज का की तारीख में मुख्यमंत्री वहां होगा, उसकी छटनी इस ढंग से होगी कि उसका जो आकार है, मतलब उसका जो औरा है, उसका जो दायरा है, वो छोटा हो जाएगा। अब पूर्वांचल को लेकर के लगातार बात चलती रही, एक अखबार ने तो इसे छाप भी दिया, पूरी खबर छापी कि कैसे ये पूरी की पूरी प्लानिंग हो रही है और अब एक नया राज्य बनेगा पूर्वांचल। शुरुआत में जब मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा था और इंट्रोडक्शन में आप देखे होंगे कि पूर्वांचल की बात, और जो दिल्ली का रास्ता जो लखनऊ से चल के आता है, तो ऐसे ही लखनऊ का रास्ता पूर्वांचल से होकर आता है, ये चर्चा कर रहा था। मैं आपसे जानना चाहता हूं सिद्धार्थ जी कि क्या ऐसी कोई चर्चा लखनऊ में भी चल रही है पूर्वांचल को लेकर के, उत्तर प्रदेश राज्य के बंटवारे को लेकर के? क्योंकि याद कीजिए 2011-12 में जब मायावती जी की सरकार थी, उन्होंने उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटा था, जो कि केंद्र में कांग्रेस सरकार थी और उसे पारित नहीं करवाया जा सका था और वो बात वहीं की वहीं रह गई। 4 भाग जो थे, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है, वो हरित प्रदेश, फिर अवध प्रदेश, फिर पूर्वांचल और बुंदेलखंड, ये 4 भाग में उन्होंने बांटा था मायावती ने। क्या अभी भी कुछ ऐसी चर्चा चल रही है? और अगर ऐसी चर्चा चल रही है तो ये एक अलग तरह की राजनीति आने वाले समय में हम लोग देखेंगे, क्योंकि डिमांड न सिर्फ इन 4 राज्यों के और भी कई राज्यों में भी उठ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी छोटे राज्यों की पक्षधर है और उत्तर प्रदेश के भी बंटवारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कभी विरोध नहीं किया है। लेकिन अभी की जो स्थिति है, इस तरह की बात ना तो कोई प्रस्ताव आधिकारिक तौर पर आया है, और उत्तर प्रदेश सरकार के जो प्रवक्ता हैं और कैबिनेट मंत्री भी हैं, आज उन्होंने बाकायदा एक बयान जारी करके इस संभावना को नकार भी दिया है। और चूंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव का एक तरीके से जो रन कहते हैं, रन फॉर द इलेक्शन जो है, वो भी शुरू हो चुका है, तो उत्तर प्रदेश के बंटवारे को लेकर कोई गंभीर कवायद हो रही है, ये अभी संभव नहीं लगता है। उत्तर प्रदेश के बंटवारे को लेकर तमाम बार सिद्धांतता सहमत होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी फिलहाल इस तरह की कवायद नहीं शुरू की जा रही है, और ना निकट भविष्य में अभी होने की उम्मीद है, कम से कम अभी विधानसभा के चुनाव होने तक। दूसरी बात जो अभी दोनों लोगों ने कही, योगेश जी ने और जयशंकर जी ने भी, कई बार ऐसा होता है कि जब आप परेशानियों में होते हैं, दिक्कतों में आते हैं, संकट के समय आपसे और ज्यादा अपरिपक्व और अगंभीर किस्म की चीजें होने लगती हैं। जैसा कि अभी दोनों लोगों ने जिक्र किया जितिन प्रसाद का। जितिन प्रसाद की उपयोगिता ना तो कांग्रेस में बची थी, अगर होती तो शायद कांग्रेस उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में ही दे देती, और ना ही जितिन प्रसाद की कोई उपयोगिता भारतीय जनता पार्टी में है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में आकर वो अपने लिए उसे उपयोगी अलबत्ता बना लेंगे, जैसा कि शुरुआत हो गई है कि उनको विधान परिषद में भी ले लिया जाएगा, अगर विधान परिषद में लिया जाएगा तो शायद मंत्री भी बना दिया जाए। तो मुझे लगता है कि कई बार जब दिक्कतों में आप होते हैं तो इस तरह के अपरिपक्व चीजें निकल के आ जाती हैं सामने और होने भी लगती हैं। कल ही ये एक ऐसे ब्राह्मण नेता हैं जिनके बारे में कल से बताया जा रहा है कि ये ब्राह्मण हैं, वरना इससे पहले शायद प्रदेश की जनता को इस बारे में कोई इल्म नहीं था कि ये कोई ब्राह्मण नेता है, और इनके बारे में जो जानकारी जो है लोगों को दी जा रही थी। और सही कहा योगेश जी ने भी और जयशंकर जी ने भी कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपने ब्राह्मण नेताओं की कोई कमी तो है नहीं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी से लेके और रमापति राम और शिव प्रताप शुक्ला से लेके और पाठक से लेके बहुत सारे एक बैटरी है भारतीय जनता पार्टी, और वहां पे एक अच्छी भूमिका में भी हमेशा रहे हैं ब्राह्मण नेता। तो ऐसे मौकों पे एक जितेंद्र प्रसाद जैसे व्यक्ति को लाया जाता है, जिसके बारे में भी जयशंकर जी ने कहा 1000 वोट भी नहीं मिला उनकी अपनी भाभी को जिला पंचायत के चुनाव में। पिछला चुनाव जो विधानसभा का लड़े थे, लोकसभा का लड़े थे अंतिम चुनाव, वो जमानत जब्त हो गई थी। तो ऐसे व्यक्ति को भी ले आया जाता है। दूसरा, मैं अब ये बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 2-3 चीजें बहुत स्पष्ट दिख रही हैं कि एक कि अगर
अनुप्रिया पटेल को बुलाकर उनके साथ इतने देर तक बातचीत की गई है, तो अनुप्रिया पटेल का मसला अगर एक कैबिनेट यूनियन कैबिनेट में जाने का है, तो अपना दल की एक और मांग है लंबे समय से कि अनुप्रिया पटेल के पति जो है, जो विधान परिषद सदस्य हैं आशीष पटेल, उनको भी शामिल किया जाए, मंत्रिमंडल में उनको जगह दी जाए। इसके अलावा जो निषाद हैं, निषादों की अच्छी खासी तादाद है, नदियों के किनारे बसे हुए निषाद जो है, उनकी नुमाइंदगी कैसे हो सरकार में, अभी उनका कोई एक मंत्री भी नहीं है। तो सबसे पहले तो उनके किसी व्यक्ति को विधान परिषद में जगह देने की आवश्यकता होगी और मंत्री बनाने की जरूरत होगी। केंद्र में अगर नहीं उनकी जगह बनती है तो कम से कम राज्य के मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया जाए। और उत्तर प्रदेश में, जैसा कि अभी योगेश जी ने भी कहा कि संगठन बहुत प्रभावी तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश के संगठन में किसी न किसी पिछड़े के हाथों में कमान अगर बदलाव किया जाता है तो सौंपने की जरूरत महसूस होगी, क्योंकि पंचायत चुनाव ने पिछड़ों के छिटकने का, पिछड़ों के विमुख होने का एक संदेश दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। उसको कायदे से भारतीय जनता पार्टी ने लिया भी है। शायद वही वजह है कि निषाद से, अनुप्रिया पटेल से और क्या कहते हैं राजभर से भी रास्ता खोलने की बात जो है वो कल से शुरू हुई है। तो ये सब कुछ परिवर्तन तो आने वाले समय में दिखने चाहिए। जहां तक अरविंद शर्मा की बात रही है, बिल्कुल सत्य कहा जयशंकर जी ने कि अरविंद शर्मा जिस कदर विश्वस्त माने जाते हैं प्रधानमंत्री के, और अरविंद शर्मा के कैडर के लोग जो सचिव स्तर के जो आईएएस अधिकारी राजनीति में गए, आप देखें उनको एक एक कर, हरदीप पुरी, अल्फांसो से लेके और दूसरे सज्जन लोगों को देखें, उन सबको, जयशंकर को देखें, इन सबको जो है वो यूनियन कैबिनेट में बाकायदा कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि अरविंद शर्मा भी अगर 2 साल की अपनी सेवा छोड़कर पहले आए हैं, तो विधान परिषद का सदस्य बनकर वो यहाँ उत्तर प्रदेश में तो बैठने के लिए नहीं आए हैं। निश्चित तौर पर वो यहाँ आए हैं तो उनको किसी जिम्मेदारी के लायक समझा गया होगा, कोई निश्चित कमिटमेंट के साथ उनको भेजा गया होगा कि हम आपसे ये काम लेंगे, तभी वो अपनी 2 साल की सेवा छोड़कर उससे पहले आए हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश की कैबिनेट का विस्तार तय हुआ है तो उस कैबिनेट के विस्तार में अरविंद शर्मा की जगह निसंदेह बनाई जाएगी और बनेगी भी। तो ये सब चीजें तो जरूर आने वाले समय में दिखेंगी। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा अभी योगेश जी ने भी कहा कि विधायकों में नाराजगी, जिन मंत्रियों से यहाँ पर बीएल संतोष ने, राधा मोहन सिंह ने बात की, उन मंत्रियों में भी बातचीत में ये बात निकल कर आई कि वो कामकाज से बहुत संतुष्ट नहीं है, उनको काम करने में दिक्कत हो रही है, अफसरशाही के चलते उनको परेशानियां पैदा हो रही हैं। तो अब देखना ये होगा कि अगर सब कुछ पहले जैसा चलेगा, यानी कि कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होने जा रहा है, तो आपको ये मालूम है, आपको यानी सरकार के मुखिया को मालूम है कि हमारे विरोध में कौन है, कौन से वो जनप्रतिनिधि हैं जो हमारे विरोध में हैं, कौन से वो हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य हैं हमारे विरोध में हैं। तो एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन वो बरकरार रहती है, और जब कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बरकरार रहती है, और जो अभी योगेश जी ने जिक्र भी किया कि ऐसी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन उत्तर प्रदेश की विडंबना है कि जब चुनाव करीब आते हैं तो कहीं ना कहीं दिखने लगते हैं, चाहे वो मायावती की सरकार में अंतिम समय में उनके अफसरशाही के लोगों से, मंत्रियों की, उनके अपने जनप्रतिनिधियों की नाराजगी हो, या पिछली बार जिस तरह का ड्रामा हुआ था, कुछ अगर उस तरह की स्थितियां होती हैं तो जो भी दल सत्ता में रहता है जब वो चुनाव में जाता है तो उसको उसके परिणाम देखने पड़ते हैं, उसका नतीजे भुगतने पड़ते हैं। तो ये स्थिति अगर स्टेलमेट जिसे कहते हैं, गतिरोध अगर जस का तस बना रहता है, या अगर गतिरोध को पूरी तरीके से दूर करने का प्रयास है, तो वो स्थिति बहुत सुखद नहीं होती है, खासतौर पर जब चुनाव का समय नहीं बचा है, आपको सीधे अब चुनाव की तैयारी शुरू कर देनी है ऐसे मौकों पर।